हेलो दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इसमें जीएस में इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे आज, और इंडियन ज्योग्राफी में मृदा को हम लोग आज कवर करेंगे। मृदा के बारे में जानेंगे, भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, किस क्या क्या उनकी खूबियाँ होती हैं। और इस वीडियो में मैं एक एक मृदाओं को जो महत्वपूर्ण है उनको बताऊँगा, उनके फीचर्स को बताऊँगा, और साथ ही एक लास्ट में लिस्ट में इंडेक्स शेयर करूँगा, जिसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन करके देखिएगा। जो भी आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इतनी गारंटी है मेरी। और इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन ऐसे बहुत रेयर, द रेयरेस्ट है कि इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आए। आप इसको करके देखिएगा। लास्ट में एक इंडेक्स शेयर करूँगा, उसको डिटेल्स ध्यान से देखिएगा। उसके बाद उससे आप देखिएगा कि आप उसी इंडेक्स से आपके 70 से 80% मिट्टी के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से 70 से 80% उसी इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं। और उसको मैं याद करने का भी तरीका बताऊंगा, कैसे आप 2 मिनट में उसको मेमोराइज कर सकते हैं। आप उसके बाद बंद करिएगा वीडियो को, सीधे क्वेश्चन उठाइएगा प्रीवियस ईयर का मिट्टी से रिलेटेड, और सारा देखिएगा, सॉल्व होगा, आपके मुँह जबानी याद होगा सारा कुछ चीज़। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय क्षेत्र में मृदाएँ कई प्रकार की हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग देखेंगे। ये आप ऑक्सफोर्ड का ये लिया हुआ इमेज है, जिसको आप देख सकते हैं। इसमें सारे मृदाओं का डिटेल दिया हुआ है। इसके अलावा ये यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सी मृदाएँ हैं, उसके कलर दिए हुए, रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। सबसे तो भारत का जो मृदा का उपयोग है, मृदा का जो क्षेत्र है, वो इस इमेज से आप देख सकते हैं कि जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद काली मृदा है, और तीसरी लाल पीली मिट्टी है। इसके अलावा फिर चौथे पे मरुस्थलीय मिट्टी का आता है भाग, और लेटराइट मिट्टी ध्यान दीजिएगा लगभग 5% से नीचे का भाग है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि मृदा के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे जल और वायु लगभग 50% होते हैं, और खनिज पदार्थ 45% के भाग में होता है, और अन्य कार्बनिक पदार्थ हैं 5% का भाग लेते हैं। एक मृदा के संगठन में, एक मृदा बनाने में इतने चीज़ों का यूज होता है। जल और वायु 50%, खनिज 45% और कार्बनिक पदार्थ 5%। भारत में देखेंगे भूमि का उपयोग किस प्रकार होता है मृदा का। ये कुछ पुराना डाटा है 14-15 का, तो कुछ अपडेटेड हुआ है, इसको लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग मृदा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। ये वन वाला जो डाटा शेयर हुआ है, चेंज हुआ है, उसको हम लोग एक नए वीडियो में ऊपरे वन को मैं डिटेल से बताऊंगा। बुआई का क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा यूज होता है भारत में, लगभग 45.52, मतलब लगभग 46% के भाग में बुआई का काम होता है। उसके अलावा लगभग 23.5% के भाग में वन है भारत में। इसके अलावा अन्य जो चीज़ें, अन्य क्या क्या चीज़ों में यूज़ हो सकता है, देख सकते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, मेन कुल बुआई क्षेत्र है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जल का भाग कितना है, खनिज का भाग कितना है, और वायु का भाग कितना है, 3 चीज़ें। और इसमें देख सकते हैं नंबर 1, 2, 3 और 4 पे किस क्रम में भारत की मृदाएँ पाई जाती हैं। इस इमेज से आप देख सकते हैं कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ किस किस क्षेत्र में मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं कि एक एक चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी मृदा है, उसको डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा को। जो जिस क्रम है उसी में हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा को। तो जलोढ़ मृदा, जैसे मैंने बताया कि लगभग 29% के भाग में है। कुछ अप डाउन होगा तो इसको अभी अपडेट हुआ होगा तो देख लेंगे, दिया जाएगा। इसमें देखिए मोटा मोटा चीज़ों को समझिए, जलोढ़ मृदा क्या है, इसको क्या क्या खासियतें हैं, इसके आगे हम लोग देखेंगे। ये 2 भाग में मुख्यतः मिलती है, एक उत्तरी मैदानी भाग में और दूसरी तटवर्ती क्षेत्र में। और जो भी मैं ये नोट कर रहा हूँ आपको, ये इस सारी चीज़ें वीडियो की PDF फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप पे मिल जाएगी। इसके अलावा 2 पार्ट में तो मिलती हैं, यहाँ पे ज़्यादातर मिलती हैं। इसके अलावा तीसरा एक पार्ट है जो माइनर है, जो नदी घाटियों और डेल्टाई क्षेत्र में मिलता है। ये नदी घाटियाँ, इनका निर्माण कैसे होता है, तो इनका निर्माण होता है
नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट तलछट के निक्षेपण से होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो होती है उसमें दो तरह के होते हैं जलोढ़ मृदा, एक खादर, एक बांगर। जो बांगर होता है वो प्राचीन होता है, जो खादर होता है वो नवीन होता है। नवीन जलोढ़ है, ये प्राचीन जलोढ़ है। खादर, बांगर और भाबर और तराई को हम लोग एक इमेज से ज़रा समझ लेंगे कि ये चारों चीज़ें हैं क्या। ये क्वेश्चन बार बार आता है, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, याद करने का ये एक मैजिकल ट्रिक है। देखिए, मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है, ये मान लीजिए शिवालिक है, शिवालिक रेंज है, ये नदी निकल के आ रही है। ओके, शिवालय का ये निचला क्षेत्र है, अब देखिए ये है भाबर, ये तराई, ये बांगर और ये खादर, ये क्रम है, इसी तरह है ये। इसका शॉर्टकट याद रखिए, भात बा खा। भोजपुरी में ये जानते हैं भात चावल, बा मने है और खा मने खाओ, इसको इस तरह याद रखेंगे, भात बा खा। भाबर हो गया भा से, त से तराई क्षेत्र हो गया, बा से बांगर हो गया और ख से खादर हो गया। जितना नीचे आएंगे वो न्यू होता जाएगा। खादर है न्यू जलोढ़ है, ये ओल्ड जलोढ़ है, प्राचीन जलोढ़ है बांगर। ये क्रम है इसका। इनकी खासियतें छोटी छोटी देख लेते हैं। ये नदी पहाड़ों से उतरती हैं नदियाँ, तो ये पूरा कंकड़ पत्थर का क्षेत्र है, कंकड़ पत्थर का क्षेत्र है पूरा। तो ये क्या होता है कि नदियाँ यहाँ पे गायब हो जाती हैं, जो नदियाँ आती हैं वो गायब रहती हैं। इसके नीचे आएंगे तो ये तराई क्षेत्र है, जिसमें महीन मिट्टी होती है, महीन मिट्टी रेत की तरह महीन मिट्टी होती है। ठीक है, जो नदियाँ यहाँ पे कंकड़ों के कारण गायब हो गई थी, वो यहाँ पे अब दिखना शुरू हो जाती हैं फिर वापस। ठीक है, इसके बाद आते हैं बांगर क्षेत्र में। ये पुराना जलोढ़ है। इसमें क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें खादर से ऊंचा क्षेत्र होता है ये, और दोआब क्षेत्र में बांगर का विस्तार मिलता है इसमें। कहने का मतलब ये है कि जो नदियों का दोआब क्षेत्र होता है, जैसे दो नदियां हैं मान लीजिए, तो इनका दोआब क्षेत्र ये बांगर के क्षेत्र में आता है, बांगर के क्षेत्र में दोआब क्षेत्र आते हैं। और इसमें ये भी खासियत होती है कि ये जो खादर क्षेत्र है, इसमें नदियां बाढ़ ला देती हैं, क्योंकि ये पूरा अब सेडिमेंटल एरिया हो चुका होता है। तो यहाँ पे जो बाढ़ का पानी है वो पूरा आता है, यहाँ पे बाढ़ का पानी पूरा इस खादर के मैदानी एरिया में आता है, जबकि बांगर के क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है, नहीं आता है। ठीक है, तो इसको बांगर को इसलिए याद रखेंगे कि दोआब क्षेत्र के बीच में दोआब क्षेत्र आता है इसमें मैक्सिमम, और बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है, जबकि खादर में आता है। ये क्रम याद रखेंगे, भात बा खा, ये आपको हमेशा ये क्वेश्चन इससे आता है ज़रूर, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब आप आगे देखते हैं। इसके आगे ये सब इसके सबसे महत्वपूर्ण है कि यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए और भी चीज़ इसके मिट्टियों में क्या कमी पाई जाती है, क्या अधिकता होती है, मैं एक इंडेक्स लास्ट में शेयर करूंगा और उसको याद करने का तरीका बताऊंगा, तब मैं ये बताऊंगा। अभी आप लोग इसके मोटा मोटी जान लीजिए क्या क्या चीज़ें होती, कैसे होती हैं, उसके बाद वो कमियों को, उसकी जो क्या खासियतें होती है, वो मैं इंडेक्स में शेयर करूँगा। इंडेक्स में इसलिए शेयर करूँगा कि आप सारे मिट्टियों के एक साथ कंपेरिजन कर पाएंगे, कंपैरिजन करेंगे और उसको वहीं पे इमेज की तरह याद कर लेंगे कि ये कैसे कैसे सब में कॉमन क्या चीज़ें कैसे हैं, तो उसको मैं लास्ट में शेयर करूंगा। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा वीडियो में, थोड़ा हो सकता है लेंदी बने, लेकिन मैं
हर एक चीज़ को इसमें कवर करूँगा। आपका मिट्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ में छूटेगा नहीं, कोई भी बुक पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, ये जीएस के लिए पर्याप्त चीज़ है। अगर आपको ऑप्शनल ना देना हो तो बहुत ज़्यादा है ये अच्छे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर करिएगा, नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं दूसरा, काली मिट्टी। और जो भी मैं ये बता रहा हूँ मिट्टी का एरिया, आप लोग इसको देखिएगा, वीडियो देख रहे होंगे या वीडियो देखने के बाद आप इसको नक्शे पे देखते रहेंगे। ये पीडीएफ से आप देखेंगे और नक्शे पे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कैसे कैसे जलोढ़ मिट्टी किस किस एरिया में है या काली मिट्टी किस किस एरिया में है। ठीक है, इसको नक्शे पे ज़रूर देखेंगे। देखिए, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, पहले चीज़ ये जान लीजिए, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास की खेती के लिए बहुत ही फेमस है, कपास की खेती इसमें होती है। ठीक है, ये साउथ ईस्ट राजस्थान में, साउथ ईस्ट गुजरात के क्षेत्र में, देखिए ये एक पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो पूरा गुजरात ये साउथ ईस्ट का, और साउथ ईस्ट के राजस्थान में, इसके अलावा महाराष्ट्र में, एमपी में, उत्तरी कर्नाटकी क्षेत्र में, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में। ठीक है, और तमिलनाडु में भी कुछ कहीं कहीं निक्षेप थोड़ा बहुत मिलता है इसका। तो ये एरिया है। इसके अलावा और चीज़ें हम लोग जान लेते हैं काली मिट्टी के बारे में। उपजाऊ होता है ये भी काफ़ी, जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, ऊपर से ये सूख जाता है लेकिन नीचे गीलापन होता है, ऊपर पपड़ी टाइप हो जाएगा लेकिन नीचे ये गीलापन रखेगा, नीचे गीलापन रहता है। इसके अलावा गीला होने पर काफ़ी चिपचिपा टाइप का होता है, और सूखने के बाद लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं ज़मीन में। आप लोगों ने कई इमेज देखा होगा। ठीक है, वो सारे काली मिट्टी का क्षेत्र होता है। इसमें क्या कमियां होती हैं क्या हो, मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स में। ये आप लोग मोटा मोटी समझ गए हैं किस एरिया में है, क्या क्या खूबियाँ होती हैं इनकी। अगला महत्वपूर्ण चीज़ में होता है कि ये पश्चिम भारत में जो एरिया है उसमें काली मिट्टी का निर्माण जो हुआ लावा से हुआ है, लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, मालवा पठार तथा दक्कन ट्रैप में ये पूरा मिलता है लावा मिट्टी वाला, इसको लावा मिट्टी भी एक लावा मिट्टी भी कहा जाता है। फिर आते हैं हम लोग लाल एवं पीली मिट्टी। इसका निर्माण कैसे हुआ जान लेते हैं हम लोग। निर्माण इसका हुआ है ग्रेनाइट और नीस के विखंडन से। ग्रेनाइट जो है आग्नेय शैल है और ये नीस जो है रूपांतरित है। ठीक है, लोहे के ऑक्साइड जो हो जाता है उसके कारण इसका कलर लाल होता है। फेरियम के ऑक्साइड के कारण कलर जो है रेड रहता है, और जब भी ये जैसे गीला हो जाए अगर, तो ये पीला कलर का दिखने लगता है। ठीक है, इसका एरिया क्या क्या है एक बार देख लेंगे। ये छोटा नागपुर पठार, मैप में देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु, ये पूरे एरिया में ये पाया जाता है। अगली महत्वपूर्ण मिट्टी है लेटराइट मिट्टी।
इसका निर्माण आर्द्र एवं शुष्क मौसम के वैकल्पिक रूप से आने के कारण होता है। मतलब निर्माण कैसे है, मैं जहाँ पे देखिए सिंपल सा है, इसका 200 सेंटीमीटर से अधिक लगातार वर्षा होती है। अधिक वर्षा के कारण क्या होता है कि लेटेराइट मिट्टी का उच्छालन होने लगता है। बालू और चूने का अंश जो है बालू और चूने का जो अंश है वो रिस के अत्यधिक चूंकि वर्षा होती है तो रिस के नीचे जाने लगता है और ऊपर लोहा और फेरियम बच जाता है। लोहा और एल्युमिनियम बच जाता है, फेरियम और एल्युमिनियम बच जाता है। ठीक है, मतलब क्या क्या होता है, जब अत्यधिक वर्षा होती है तो बालू और चूने के ये चीज़ें नीचे चली जाती हैं, ऊपर बस ऊपरी भाग में फेरियम और एल्युमिनियम बच जाता है। इसका एरिया क्या क्या है ये जान लेते हैं हम लोग। एरिया देखिए, मेघालय का क्षेत्र हो गया, राजमहल पहाड़ियाँ हैं, छोटा नागपुर का हिल पठार जो उस साइड में, और उड़ीसा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ये वेस्ट बंगाल। मैप पे एक बार देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा कि इसमें लेटराइट मिट्टी का कलर दिया हुआ है ग्रीन कलर। ये देखिए मेघालय, कुछ उड़ीसा वाला क्षेत्र। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, राजमहल पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है वो। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो पार्ट पाया जाता है वेस्ट घाट पर, वेस्टर्न घाट पर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य जगहों पे भी मिलता है ये, लेकिन सबसे मैक्सिमम वेस्टर्न घाट पे ये मिलता है। ये थोड़ी कम उपजाऊ श्रेणी में आता है ये। इसीलिए यहाँ पे जो बागानी हैं वो चीज़ें ज़्यादा उगाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी सिंपल सी चीज़ है, जो पर्वतीय ढाल हैं वहाँ पे भी मिलता है। बागानी कृषि उसी करने का काम आता है, जैसे कि कहवा हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, मसाले हो गए, फल की कृषि, ये सब चीज़ों को इसको बहुत लिखने है, आप मैप पे इसको देख लीजिएगा। ये पर्वतीय मिट्टी हो जाएगी। इसके अलावा मरुस्थलीय मृदा, जैसा कि मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र जो दिख रहा होगा उस साइड में होगा, राजस्थान के साइड में। इस मैप में आप लोग देख सकते हैं क्या कहाँ पे है। इसको आप लोग मरुस्थलीय मृदा, जैसे ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा में, सॉरी थोड़ा आवाज़ मेरा दबा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है। ये उर्वरता इसकी कम होती है, उर्वरता कम होती है, क्षारीय गुण होते हैं इसमें। इसमें मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन, इस टाइप की चीज़ों का उगाया जाता है। इसके अलावा आता है फिर अगला लवणीय एवं क्षारीय मृदा। ये कहाँ मिलेंगे? क्षारीय मृदा है तो समझिए ऐसे ही कि क्षारीय क्षेत्र जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में, जहाँ पे ज़्यादा नमक हो, ज्वार के क्षेत्र हो, वहाँ पे ये सब ज़्यादा आपको मिलेंगे। चूँकि शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं, जल की निकासी नहीं हो पाती है, इससे क्या होता है कि कोशिका कर्षण का जो तरह इसमें होता है, कोशिका कर्षण, जिससे क्या होता है सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम मृदा के ऊपर निक्षेपित एक मिनट सॉरी मृदा कोशिका कर्षण होता है, जिससे क्या होता है सोडियम, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है वो मृदा के ऊपर लेयर बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि लवणीय जो मिट्टी की लवणीय क्षमता है वो लवणता बढ़ जाती है। ठीक है, इससे क्या यही समुद्री क्षेत्रों के होने के कारण होता है, वहाँ पे ज़्यादा नमकीन पानी ये सब चीज़ों से होता है, नाइट्रोजन और चूना की कमी रहती है इसमें। इसको मैं डिटेल में अभी आगे जो ग्राफ होगा उसमें बताऊंगा कैसे कैसे किस में कमी है। अगली महत्वपूर्ण मृदा है पीट या जैविक मिट्टी।
पीट क्या होता है कि दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये काली, भारी और काफ़ी एसिडिक होती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत ऐसा कुछ नहीं है मृदा में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको लोगों को बता दिया है मैंने। अब सीधे चलते हैं ग्राफ पे, जिसमें कि ये आगे पीछे हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ग्राफ में आप लोग देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं और किस किस की कमी होती है किस मिट्टी में, और मैं एक तरीका भी बताऊंगा इसमें कि आप इसको मेमोराइज कर लेंगे ऑन द स्पॉट। देखिए कैसे। देखिए अब हम लोग यहाँ से मृदा से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे चीज़ें देखते हैं। आपने एक मोटा मोटी देख लिया कैसे कहाँ कहाँ मिलता है, रफली मैंने बताया है। अब जो मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मृदा के से रिलेटेड। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या तरीके हैं, कौन सा तरीका है जिससे कि आप इसको मैक्सिमम समय तक याद रख पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मिट्टी में कमियां क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसमें कमी होती है नाइट्रोजन की। ठीक है, इसके अलावा फास्फोरस की और ह्यूमस की। ये तीन चीज़ों की कमी होती है। अधिकता क्या चीज़ की होती है, मैं यहाँ सिंबल लाता हूँ कमी, ये अधिकता। ठीक है, अधिकता किस चीज़ की होती है, पोटास की और चूना की। इसको ध्यान से देखते रहिएगा। फिर आते हैं काली मिट्टी पे, लाल पीली मिट्टी पे। इसमें क्या चीज़ की कमी होती है, तो इसमें कमी होती है नाइट्रोजन की। अब मैं बस N लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे ऊपर से देख के। कमी और किस चीज़ की होती है, फास्फोरस की। और कमी किसकी होती है, ह्यूमस की। कॉमन दिख रहे हैं आपको ऊपर से। इसमें अधिकता किस चीज़ की होती है, फेरियम की, एल्युमिनियम की, फेरियम मतलब लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और चूना। ठीक है, अधिकता होती है चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और फेरियम की। फिर अगला चलते हैं काली मिट्टी। आप लोग बस इसको देखिए समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा लिखने के बाद। इसमें कमी क्या होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की। ठीक है, कमी किस चीज़ की होती है, फेरियम यानी लोहे की। चौथा महत्वपूर्ण है लेटराइट। इसमें कमी किस चीज़ की होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ह्यूमस की प्लस चूने की। ओके, और इसमें अधिकता किस चीज़ की होती है, फेरियम की। ये देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही चार मिट्टियां हैं। अब इससे देखिए क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर में अभी क्वेश्चन निकालिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिट्टियों कमी या कुछ से रिलेटेड आएगा, इन चार मिट्टियों पे ही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि किस मिट्टी में कौन सी कमी है, किस मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता है। अधिकता बहुत कम पूछता है, उसमें भी जैसे 70% मिट्टी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी कमियों अधिकता और वाली चीज़ें पूछाती हैं, और लोकेशन ये से थोड़ा कम पूछा जाता है। सब उसमें भी अगर जो 70% जो पूछा जाता है कमी अधिकता वाला, उसमें भी 70% ये होता है कमी को ज़्यादातर पूछा जाता है। समझ रहे हैं आप? अब आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो आप ये चीज़ देखिए, आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, ये तीन चीज़ को आप याद कर लीजिए। तीन चीज़ें आपको चारों मिट्टी में लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटराइट मिट्टी में एक चूना बस लाइम एक्स्ट्रा है, इसके अलावा सारे कॉमन है। सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी है। समझ रहे हैं?
सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी है। आप क्वेश्चन उठाइए, देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद जाइए देखिए क्वेश्चन, आपको यही क्वेश्चन बार बार मिलेगा कि किस मिट्टी में, हर एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं बस यूपीएससी पीसीएस में, ट्रिपल एससी क्वेश्चन किसी में नहीं, यही क्वेश्चन आता है। और अधिकता देखिए, फेरियम है, लोहा लोहा लोहा, 3 जगह कॉमन है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सबसे ज़्यादा इसी में जो अधिकता की है लाल मिट्टी में है। ठीक है, लाल मिट्टी में। और इसके अलावा पोटास और चूना, इसको आप इस तरह मत याद करने के तरीके से मत देखिए, बस इसको इमेज की तरह देखिए, ये इमेज है। मैं इसको आप देखिए, 5 मिनट देखिए, समझिए और सोचने की कोशिश करिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, और क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अब और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे लेटराइट मिट्टी है, इसमें चूने की कमी है, चूना है की कमी है, इसीलिए ये एसिडिक है। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है, नाइट्रोजन और चूने की कमी मरुस्थली में। ये ह्यूमस की अधिकता इसमें होती है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम की अधिकता होती है। ये लवणीय ज़्यादा होता है और पीट में एसिडिक ज़्यादा होता है। बस ये चीज़ें ध्यान रखिए। इसका ये नीचे वालों को बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। मेन देखिए, सारा क्वेश्चन आपका इन्हीं चारों में से आने वाला है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। कॉमन क्या है इसको आप समझ लीजिए, तो आपको जो भी पढ़ना भी, याद भी करना है, वो बहुत कम चीज़ों को याद करना है। इसमें तो हमको लगता है कमी में आपको कुछ अब याद करने की जरूरत है। कमी, कोई क्वेश्चन पूछे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस आपको हमेशा याद होना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, बस यही कमियां हैं हर मिट्टी में। अधिकता में आप देख सकते हैं 3 मिट्टियों में लोहे की अधिकता है। सबसे पहले जो काली पीली मिट्टी है, लाल पीली वाली मिट्टी, इसमें लोहे की अधिकता है। पोटाश, चूना जलोढ़ वाले में है। ठीक है, इस तरह ये पूरा भारत की मिट्टियों का चीज़ें खत्म होती हैं। बहुत ही संक्षेप में मैंने बताने की कोशिश की है। आप किसी भी बुक से पढ़ के देखिएगा, आपको इससे ज़्यादा कोई चीज़ जानने की ज़रूरत भी नहीं है। आप क्वेश्चन सबसे अच्छा मापदंड के रूप में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और इसके अलावा आप हमेशा ज्योग्राफी पढ़िए, तो ऑक्सफोर्ड का एटलस या किसी भी का एटलस हो, आपके पास एटलस हमेशा आपके सामने होना चाहिए, जिससे कि तभी वो याद हो सकता है। क्योंकि पूरा खेल जो इंडियन ज्योग्राफी में खास तौर से सारा चीज़ मैपिंग का खेल है। सारा क्वेश्चन लगभग 70 से 80% मैपिंग से रिलेटेड होता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी समस्या हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को मेरे टेलीग्राम, हमारे लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है GS Now 101, उस पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसकी वीडियो PDF देखने के लिए वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें, और भी जो भी रिलेटेड PDF या वीडियो होते हैं उसको सारे ग्रुप पे उस पर डाला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS Now, टेक केयर।